गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछली तासिका में हमने देखा कि किस तरह से लेखिका अपनी बेटी को सामाजिक जीवन जीते समय किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए, अपनी सहेली और दोस्तों को किस तरह से मदद करनी चाहिए, यह उन्होंने हमें लेखिका ने अपने बेटी को समझाने के साथ साथ आज की सारी युवा पीढ़ी को उन्होंने मार्गदर्शन किया, गाइडेंस किया है। और वह खत मानो वह एक माँ ने एक ही बेटी को नहीं तो इस पूरे भारत देश की सभी बेटियों के लिए लिखा हुआ है, ऐसा हमें महसूस कराया है। और वह सारी सच्चाई हमारे सामने उन्होंने रखने की कोशिश की है। और उसके साथ उन्होंने कहा था कि इंसानियत सबसे महत्वपूर्ण होती है। अभी नेक्स्ट लेसन जो है हमारा कैलाश सेंगर जी का। इस कैलाश सेंगर जी ने अपने इस लेसन में हमें कुछ शेर दिए हुए हैं। उन शेरों का अर्थ और उनका महत्व, सामाजिक अव्यवस्था और सामाजिक विडंबना कैसी है, कितने हर एक क्षेत्र में कितनी सारी गलतफहमियां हैं, असावधानियां हैं, अव्यवस्था है, उसका जिक्र उन्होंने कुछ शेर देकर हमारे सामने रखने की कोशिश की हुई है। तो हम देखते हैं कैलाश सेंगर जी के चुनिंदा शेर। अभी पहले हम देखते हैं कवि का परिचय। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त कराती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गजलों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं? लेखक हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि वह जो गज़ल लिखते हैं, कविता, कहानी लेखन उन्होंने किया हुआ है, उसके साथ साथ वह पत्रकारिता भी करते हैं। पत्रकार के क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुत बड़ा है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी उनका ही उतना ही प्रभुत्व है जितना हिंदी पर है। उनके लेख जो है वो हमें सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं, हमें सोच में डाल देते हैं। और साहित्यिक भाषा पाठकों के मन और बुद्धि को पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल बना देती है, फ्रेश बना देती है। लोगों के अंतर्गत जो अंधश्रद्धा, रूढ़ी परंपरा है तथा जो गलतफहमियां हैं वह सारी उनके इस भाषा से दूर हो जाती है। तो हमारी बुद्धि और मन भी काम करने लगता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? सूरज तुम्हारा है, यह उनका गजल संग्रह है। यहाँ आदमी नहीं, जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार, यह उनके कहानी संग्रह है। अभी रात बाकी है, यह अनुवादित साहित्य है। यह उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया हुआ है। इस विधा का परिचय देखिए, वह हमें बता रहे कि उनके साहित्य की विशेषता क्या है। तो उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गज़ल जब तैयार की जाती है तो गज़ल तैयार करने के लिए शेर व शायरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। शेर व शायरी के बगैर गज़ल पूरी तैयार नहीं हो सकती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी में भी अपना लिया है। गज़ल उर्दू भाषा में तो है ही, लेकिन उसको हिंदी भाषा के अंतर्गत भी उसका स्थान महत्वपूर्ण माना गया है।
गज़ल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की ज़मीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की हुई है। पाठ का परिचय देखें। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। अभी लेखक ने हमें इस पाठ में क्या बताया हुआ है, तो जो प्रस्तुत शेर है हमारे सामने उन्होंने रखे हुए हैं वह सामाजिक अव्यवस्था और सामाजिक विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किए हुए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आप आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को आप उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की हुई है। तो देखिए अभी यहाँ पर कवि ने हमें हमारा जो दिनचर्या है, हमारी जो रोज की जिंदगी है, उस जिंदगी की क्या विवशताएं है, सामाजिक कौन सी गलतियां हम लोग कर रहे हैं, इसलिए समाज में अव्यवस्था कैसे निर्माण हो गई है, यह कवि ने हमें एक शेर के माध्यम से बताने की कोशिश की है। यह उनकी लेखन की बहुत ही अलग शैली है। उस शैली को हमने पहली बार हिंदी साहित्य में उसे महत्वपूर्ण स्थान देकर पाठ्य पुस्तक में वह लिख दिया गया है आपके लिए, युवा पीढ़ी के लिए। वह एक पहली बार घटित हो रही यह घटना है कि पाठ्य पुस्तक में शेरो शायरी के द्वारा समाज का स्वरूप हमारे सामने उन्होंने रखने की कोशिश की हुई है। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि कवि ने हमें शेर में क्या बताया हुआ है। शेरो शायरी भी सामाजिक परिस्थिति का प्रदर्शन, सामाजिक परिस्थिति की वस्तुस्थिति हमें बताना चाहती है, बता सकती है। यह पहली बार ऐसा हुआ है। तो देखिए, गजलों से खुशबू बिखेरना हमको आता है। कवि ने देखिए क्या कहा है, गजलों से खुशबू बिखेरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। हम कौन है? हम भारतवासी हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम लोग कौन हैं, क्या हैं। हम सबसे पहले भारतवासी हैं और हम भारतवासियों में कौन सी खूबी है कि जो किसी से नहीं हो सकता वह भी हमसे हो सकता है। यह हम करके दिखाते हैं, करके दिखा सकते हैं। यह हमारा आत्मविश्वास है। तो कवि ने हमें इस शेर के द्वारा क्या बताया है, देखिए बहुत ही सच्ची बात लेखक कवि ने बताई हुई है कि गजलों से खुशबू बिखेरना हमको आता है, शब्दों से सब दूर खुशियाँ फैलाना, खुशबू फैलाना, उसकी अच्छी सुंदर महक हाँ सबको बताना, यह हम सबको आता है। हम गजलों से खुशबू बिखेरना हमको आता है, लेकिन हमें वह भी आता है कि चट्टानों पर कभी फूल खिले हुए आपने दिखे? नहीं, चट्टानों पर, पत्थर पर कभी भी फूल नहीं खिलते हैं। लेकिन कवि ने कहा है कि हम में उतनी ताकत है कि हम चट्टानों पर भी फूल खिला सकते हैं। हमको वह भी आता है कि हम जो बंजर जमीन है, जो पत्थर है, उस पत्थर पर भी हम लोग फूल खिला सकते हैं। हम फूल खिलाना हमको आता है, यानी हम कितने जिद्द है, आत्मविश्वास है हम में, हम कितने होशियार है, हम कितने कामयाब है, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम स्वावलंबी है। इसलिए हम लोग
खुशबू भी जितनी फैला सकते हैं उतने पत्थर पर भी फूल खिला सकते हैं। यानी इसका तात्पर्य क्या है? तो जो पत्थर दिल इंसान होते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की माया, दया, आत्मीयता, सहानुभूति नहीं होती है, वह लोग चट्टानों पर भी फूल खिलाना जानते हैं। सानू, एक सेकंड. ज्योती मावशीचा आणि दीपू मामाचा फोन येतोय, काय म्हणतात बघ बरं. माझं लेक्चर मी बंद नाही बघ, दोघांचं येतोय पटकन. तो परिंदों को दूसरा शेर देखिए कि हम भारतवासी चट्टानों पर भी फूल खिला सकते हैं, यानी हम लोग सभी दूर खुशियाँ बांट सकते हैं, सबको सुख, खुशी, आनंद हम लोग दे सकते हैं। हमारे दिल में हमेशा सभी के लिए, फिर वो दुश्मन हो या दोस्त हो, सभी के लिए हमारे दिल में फूल खिले हुए हैं। हमारे पास सबके लिए खुशियाँ हैं। यह हम किसी को रुलाते नहीं है, रुलाना नहीं चाहते। हमारा शत्रु भी हो तो भी हम उसे प्यार से उसको बहलाते हैं, प्यार से उसको बताते हैं। बिखरना हमको नहीं आता है, हमें अनुशासन और एकता हम लोग बनाए रखते हैं। यानी पत्थर दिल इंसान को भी हम पिघला सकते हैं, उसमें आत्मीयता भर सकते हैं। यह लेखक ने, कवि ने यहाँ पर हमें बताने की कोशिश की हुई है। नेक्स्ट देखिए, परिंदों को शिकायत है, अभी तो सुन मेरे मालिक। परिंदों को शिकायत है, अभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। देखिए यहाँ पर परिंदों को शिकायत है, अभी परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। परिंदों को क्या शिकायत है कि अभी तो सुन मेरे मालिक, हे भगवान अभी तो तुम हमारी बातों को सुनो। अब हम तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, वह तो तुम सुनो। कड़ी मेहनत से हम लोग सभी दूर खुशहाली ला सकते हैं। मेहनत करना, कष्ट करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोग वह करते हैं, हम पीछे नहीं हटते हैं। घुन यानी एक कीड़ा जो अनाज को खाकर खोखला बना देता है। तो जो घुन है वह क्या करता है, वह उस अनाज को खा देता है और उसे पूरी तरह से खोखला बना देता है। उसका सिर्फ ऊपर का कवर बचाता है, बाकी अंदर का सब वह कीड़ा खा लेता है। तो परिंदों को क्या शिकायत है कि अभी तो सुन मेरे मालिक, हे मालिक अभी तो हमारी बात तो सुन। तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। शायद हे भगवान तुम्हारे इस अनाज में कीड़े लगे हुए हैं, शायद घुन लगा हुआ है। और वह क्या कर रहा है कि वह परिंदे देख रहे हैं, परिंदे शिकायत कर रहे हैं। उन परिंदों को अपनी छोटी छोटी आंखों से नीचे तक सब कुछ दिखाई दे रहा है। वह क्या कर रहे हैं कि परिंदे बता रहे हैं कि हे इंसान देख, तू अब मालिक है, अभी तो तू हमारी बात सुन। परिंदे शिकायत कर रहे हैं पर मनुष्य से कि अभी तो तुम हमारी बात सुनो, कि तुम ये सब कुछ जो कर रहे हो वह शायद खोखला हो रहा है। तुमने जो जिद और लगन भरी हुई थी उसमें थोड़ा सा खोखलापन दिखाई दे रहा है, सब कुछ खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। यानी जो तू अनाज हमारे लिए निर्माण कर रहा है, हमें सब कुछ तू दे रहा है, तेरी भक्ति हम लोग कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी भक्ति करते करते हम लोग थके नहीं हैं। लेकिन हे भगवान, हे मालिक, तुम हमें सब कुछ दे रहे हो, यह हमें पता है, लेकिन फिर भी
जो परिंदे हैं उड़ने वाले, वह शिकायत कर रहे हैं कि तुम जो अनाज हमें दे रहे हो, तुम जो खाना हमें दे रहे हो, उसमें शायद घुन लगा हुआ है, घुन लगा हुआ है, कीड़े लगे हुए हैं। और वह कीड़े क्या कर रहे हैं? तुम्हें खोखला बना रहे हैं। तो हमें यह जो सामाजिक व्यवस्था है हमारी, वह सामाजिक व्यवस्था किस तरह से खराब हो रही है, यानी हमारे ही लोग हमारे ही बीच रहकर किस तरह से हमें खोखला बना रहे हैं। जो अच्छा हो रहा है, कुछ लोगों को अच्छा होते हुए अच्छा नहीं लगता है। किसी का अच्छा हो रहा है तो किसी के पेट में दर्द होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो कोई यदि आगे बढ़ रहा है, अपना उत्कर्ष कर रहा है, तो उस व्यक्ति को सहायता करना हमारी ज़रूरत है, उसका उत्साह बढ़ाना हमारी आवश्यकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे आगे बढ़ने से उसके पैर पीछे खींचते हैं, उसे हम संभालने के बजाय हम उसे टूटने के लिए मजबूर कर देते हैं। उससे रूठ कर हम उसके रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेखक ने यह बताया है कि इस सामाजिक व्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहे इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। विवशता हमारे इस भारतीय समाज की क्या है, यह स्वयं स्पष्ट कवि हमें बता रहे हैं। नेक्स्ट जो है, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। हमारे सामने तो इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, हर रोज, हर दिन, हर क्षण कुछ नया नया घटित होता है, लेकिन हम कुछ ऐसे सवालों को लेकर बैठ जाते हैं कि जो हमारे जिंदगी को खोखला बना देते हैं। यह तो सच है कि हम कुछ सवाल अपने मन में ही रखते हैं, उन सवालों के उत्तर हमको नहीं मिलते हैं, लेकिन उन सवालों को हम भूलते नहीं हैं, उन्हें हम लेकर चलते हैं, हर दिन हर रोज़ हमारे साथ लेकर चलते हैं। जैसे कोई काम यदि अधूरा रहा तो उसको पूरा करना है, इस सोच में हम लोग रहते हैं। उसी तरह से हम कुछ सवालों को हमेशा हमारे दिमाग में रखते हैं, और उसकी वजह से नया जो कुछ सीखना चाहिए, नया जो कुछ हमें मिलना चाहिए, वह हम पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं। तो हमारे सारे जवाब जो है, हम अंधेरे में बैठे हुए हैं। कवि का क्या कहना है कि हम अंधेरे में ही रहना चाहते हैं, उजाले में नहीं जाना चाहते हैं। और हमारे सारे प्रश्न जो है वह अंधेरे से निर्माण हुए हैं, और अंधेरे के साथ साथ उजाले तक हमारे साथ चल रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया है? उन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हम लोग उजाले में खो गए हैं। इतनी सारी उजाला है, सुबह से लेकर रात तक जितना चाहे उतना काम करो, काम कर सकते हो, लेकिन हम सारे पीछे घटित हुई भूतकाल में जो सारी घटनाएं घटित हुई है, उन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हम आज का उजाला भी खो देते हैं, आज की खुशियाँ भी हम खो देते हैं, सवालों में डूबे रहते हैं। और उन सवालों को यदि देखा जाए तो कोई महत्व नहीं रहता है। ऐसे सवालों में हम खोए रहते हैं, और आने वाले भविष्य के बारे में न सोचकर आज का दिन भी हम लोग खराब कर देते हैं। तो हम जिंदगी के चंद सवालों में खो जाते हैं, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए हैं। कितने छोटे से शब्दों में कवि ने हमारी सच्चाई बताई है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं, छोड़ नहीं देते हैं, और नया कुछ फिर हम लोग जल्दी जल्दी ग्रहण नहीं करते हैं, और भविष्य के बारे में कभी सोचते नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कुछ सवालों में घिर कर अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सारे सवालों के जवाब ढूंढते बैठोगे तो पूरा समय, पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन सारे सवालों के उत्तर नहीं मिलेंगे। इसलिए हम उजाले में भी हम खो जाएंगे, उजाले में भी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, और जो कुछ अच्छा है हमारे लिए वह सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है,
चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। देखिए कवि ने यहाँ पर क्या कहा है, चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। जुगनू कैसे होता है? जुगनू अंधेरे में निकलता है, उसको अंधेरे में सब कुछ दिखाई देता है और अंधेरे में वह इतना चमकता है कि सारे जिस जगह में जुगनू होते हैं उस जगह को, सारी जगह को वह उजाले से भर देते हैं, सब दूर उजाला छा जाता है और इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर नज़ारा दिखा देता है कि वह हमारी आंखों में हम समेट कर भी वह समेटा नहीं जाता, इतना सुंदर दिखता है वातावरण। तो चट्टानी रातें हैं, सारे दूर आंधी तूफान छाया हुआ है, बारिश होने वाली है, ऐसी तूफानी भरी हवाओं से भरी हुई रात, चट्टानों से भरी हुई रात है, सब दूर हलचल मची हुई है। ऐसी स्थिति को भी जुगनू क्या करता है? परिस्थिति को संवारता है, संभालता है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कवि ने कहा है कि यह चट्टानों से भरी हुई जो रात होती है उस रात को भी जुगनू संभालता है। अमावस्या की रात होगी तो सबसे ज़्यादा अंधेरा छाया रहता है, लेकिन जुगनू क्या करता है? जुगनू जहाँ पर होते हैं वहाँ पर वह, अमावस्या की रात हो या पूर्णिमा की रात हो, वह वहाँ पर उजाला कर देते हैं, उजाला छा जाता है उनकी अस्तित्व से। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी और किसी के जीवन में भी जब हम प्रवेश करते हैं तो उसका जीवन भी हमें जुगनू की तरह उजाले से भरना चाहिए, संवारना चाहिए। कभी भी उसे चट्टानों में, समस्याओं में उसे हमें नहीं रहने देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो जो पर समस्या से घिरा हुआ रहता है, बरसों से कुछ लोगों को कुछ समस्याएं होती है, वह घिरे रहते हैं समस्याओं से और उन्हें समस्याओं से बाहर निकालने का अवसर यदि हमें मिलता है तो हमें ज़रूर उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हमसे हो सकती है उतनी मदद तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। उन्हें डूबते हुए हमें बचाना चाहिए, उन्हें रोते हुए हमें हंसाना सीखना चाहिए, हमें उन्हें हंसना सिखाना चाहिए, संवारना चाहिए, उन्हें जीवन, नया जीवन हमें देना चाहिए। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है, इसलिए बरसों से हर सुबह हमारा नाम पुकारा करती है कि बाबा इन घनी अंधेरी चट्टानों की रातें हैं, उन रातों को भी छोटा सा जुगनू, बिल्कुल इतना सा जुगनू उजालामय कर देता है, उसके अंधेरे को वह कम कर देता है। उसी प्रकार हमें भी किसी के जीवन में यदि हम हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो वह हस्तक्षेप एक जुगनू की तरह होना चाहिए, उसके जीवन को संवारना चाहिए, समस्या और संकटों से उसे बाहर निकालने वाले हम होने चाहिए। यानी हमारा कार्य जो है वह बहुत बड़ा नहीं, लेकिन जुगनू की तरह तो भी होना ज़रूरी है। वह आसमां पे रोज़ एक ख्वाब लिखता था, वह आसमान पे रोज़ एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। देखिए कवि ने कितनी बड़ी बात यहाँ पर हमें बताई हुई है कि वह आसमान पे हम लिखने के लिए जा सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन हम ख्वाब ज़रूर देखते हैं। तो रोज़ हम सपने देखते हैं, रोज़ हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारे पास यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, हम ऐसे रहने चाहिए, वैसे रहने चाहिए, सब कुछ हमारे दिमाग में बहुत सारे सपने आते रहते हैं। फिर वह दिन में हो, रात में हो, बहुत सारी ख्वाब हम लोग देखते हैं, बहुत सारे सपने हम लोग देखते हैं, लेकिन वह हमारे स्वप्न जो होते हैं, सपने जो होते हैं वह आसमां पे होते हैं। हम वह आसमां पे रोज़ एक ख्वाब लिखता था, हम रोज़ एक ख्वाब देखते हैं आसमान पर, वह भी उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। लेकिन कवि कह रहे कि हमें पता नहीं था
कि हम इनकलाब लिख रहे हैं, यानी इनकलाब यानी बदले की भावना या आसूड़ निकालना या खुशियों की सौगात लाना या किसी को पराभूत करके विजय प्राप्त करना, यह सारी बातें जो है वह विजयी होने की संभावना होती है और वह ख्वाब हमें देखना चाहिए। रोज एक ख्वाब, रोज एक सपना हमें देखना चाहिए और वह हमारा सपना जो है हमें आसमान पर लेकर जाना चाहिए। उस सपनों को देखते हैं तो ज़मीन पर नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें आसमान तक लेकर जाना चाहिए, पूरा उद्दिष्ट साध्य करना चाहिए। और हमें किसी से झगड़ा, किसी से नाते रिश्ते तोड़कर यह सब कुछ नहीं हो सकता है। तो सबको साथ लेकर, सबको संभाल कर हमें यह सब कुछ करना चाहिए। किसी की सहायता कब हमें होगी उसका पता, उसका अंदाज़ा हमें कभी नहीं होता है। इसलिए एक कहावत है कि पत्थर से भी काम पड़ता है, इसलिए पत्थर को भी कभी गालियाँ मत देना, पत्थर को कभी उठाकर नहीं फेंकना। पत्थर भी हमारे काम आता है। तो हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य के काम तो ज़रूर आएंगे। कब और कहाँ पर आएंगे वह हमको पता नहीं होता है, लेकिन हम ज़रूर किसी न किसी की अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। इसलिए हमें ख्वाब देखना है तो वह छोटे छोटे ख्वाब मत देखिए, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखिए जो आसमान को छू सके। और भगवान को वही प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमने जो सारे सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने की ताकत, क्षमता हमारे बीच तुम्हें भरनी है, हमारे बीच तुम्हें वह सारी शक्तियाँ देनी है। तब हम सब विजयी हो सकते हैं, आनंद से, उत्साह से हमारा वातावरण भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने यह 5 शेरों का अर्थ देखा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और जो शेर है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 5 शेरों का अध्ययन हमने किया उसका सारांश मैंने अभी बताया। नेक्स्ट लेक्चर में और भी थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगी, जो कि एक प्रश्न और उत्तर के स्वरूप में होगा। उससे आपको और अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके नीचे जो बाकी के शेर है वह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताती हूँ। उसके पहले आकलन और शब्द संपदा दोनों जो प्रश्न है वह स्वाध्याय के लिए आप आपकी नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में अगले सारे शेर आपको बताऊंगी।